हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट। जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लो और ये चेक कर लो कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो और कितने क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते हो। जो बच्चे पहली बार पेट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर सोने पे सुहागा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। ये मानकर सारे क्वेश्चन तैयार करना जैसे यही क्वेश्चन इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समय का विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको सोल्व करने होते हैं, तो समय का विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर पहला लेता हूँ। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं? कौन सा ऑप्शन राइट है? हड़प्पा सभ्यता का हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इज द राइट ऑप्शन डी नंबर कालीबंगा, ठीक है। ओके, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था जिसे आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ऑप्शन बताओ मुझे कौन सा राइट होगा। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? हाँ, ये क्वेश्चन है दमदार वाला। जयदेव, विवेकानंद, रामानंद या नामदेव? क्या लग रहा है बेटे? इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सी पे टिक लगाओ, रामानंद। ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, मुगलों का शासन पढ़ लो, एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने मिलेगा। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर, ठीक है। भारत पहली बार आया, ठीक है, मुगल सम्राट। अच्छा, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के, शिवाजी के? डी नंबर पर टिक लगाओ, शिवाजी के, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखने मिलता है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? हाँ, ये क्वेश्चन है दमदार वाला। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करो। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या बिहार में? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या लग रहा है? डी नंबर, बिहार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन खत्म, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ओके, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? क्या ऑप्शन लग रहा है आपको? राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों अच्छे लगेंगे पर एक राइट ऑप्शन होगा। बी पे टिक लगाओ, 6 का बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। एक्स्ट्रा फैक्ट भी दे रखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हुमे ने की थी, ठीक है। ओके, ये एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, ये आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। जो क्वेश्चन पेपर आपके 2021 है, 2022 है, 2023 में जो पैट के एग्जाम हुए हैं उनमें से ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। अच्छा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जल्दी बताओ। बंगाल का विभाजन हुआ तो था, हाँ सर हुआ था, बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, पर यह नहीं पता कब हुआ था, पर हुआ था। तो बताओ फिर कब हुआ था, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, 15 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो यार, पता नहीं क्या पढ़ते हो। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? ठीक है, पी मत्रा से, इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। डी पे टिक लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिखाई दे रहा है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक? दोनों में से एक ऑप्शन राइट लगाएगा, बी नंबर पे टिक लगाओ, बाल गंगाधर तिलक। क्या लग रहा है आपको? ठीक है, राइट ऑप्शन है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लो, 1907 में सूरत में कांग विभाजन गर्म और नरम दल में हो गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गदर पार्टी के प्रमुख इनमें से कौन थे? ठीक है, लाल हरदयाल या आप बोल सकते हो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस? देखो इसमें चारों ऑप्शन में ना सुभाष चंद्र बोस, अधिकांश बच्चे यही ऑप्शन लगा आएंगे पर नहीं होता है, ठीक है। 10 का ए नंबर लगाओ, लाला हरदयाल, ठीक है। चलिए समय नहीं है, तेजी से करवाता हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ो, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये पढ़ लो सही करके। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल यानी कि हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, ठीक है। अच्छा, हमारा भूगोल आ गया, ज्योग्राफी आ गया, 5% ले गए, 5% 5 मार्क्स के। चलिए, मानस किस नदी की सहायक नदी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानस किस नदी की सहायक नदी है?
तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? जल्दी बताओ। ए नंबर पे टिक लगाओ, अरावली। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से सोल्व कर दोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी? याद है किसी को? केंद्र सरकार द्वारा नई नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखो, यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो, SSC CGL हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो ना, सही बता रहा हूँ, इनका सिलेबस जो है ना कंफर्म नहीं होता, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, समझ गए? इसीलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है हमारा, क्या लग रहा है आपको? ए पे टिक लगाओ, 1988। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, तांबा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ मैं, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? किस किस को याद है? किस किस ने पढ़ रखा है? कमेंट करें कि सर मैंने ये क्वेश्चन पढ़ रखा था। यार एक तो आप कमेंट नहीं करते हो। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1921 में, 1911 में, 1931 में, 1950 में? तो यार पुराने टाइम में ज़रूर हुई होगी, तो सी नंबर पे टिक लगाओ, 1931 में। ठीक है, ओके। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लो। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई थी। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं 5 मार्क्स के। चलिए पढ़ लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। अधिकांश बच्चे जो है ना इसका ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक लगाएंगे, पर होता नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो बी नंबर पे टिक लगाओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक? कोई नहीं, बी पे टिक लगाओ, संरचनात्मक। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा जिसे बोलते हैं हम, कब शुरू की गई थी? देखो, नरेगा के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, कब शुरू की गई थी भाई? यार कब शुरू की गई थी? जल्दी बताओ यार, कब शुरू की गई थी? हैं, चल गया पता? नहीं पता चला? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, 19वां क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आरंभ है प्रचंड। जल्दी बताओ। डी नंबर, बनोबा भावे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री इज़ अ राइट ऑप्शन। 20 में का ए नंबर होना चाहिए। ठीक है, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। को एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लो। 5 वर्षीय योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। अच्छा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के ना 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है। चलिए वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं आज देख लो। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? किस किस को याद है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तुक्का नहीं मारना है, धूल में लठ नहीं लगेगा, ध्यान देना, तुक्का नहीं मारना, दिमाग लगाओ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फास्टली मिल गया ऑप्शन दिमाग में? ओके, ए नंबर टिक लगाओ, 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो 22 में का राइट ऑप्शन कौन सा? ए पे टिक लगाओ, 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? ठीक है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 23 में का राइट ऑप्शन डी नंबर लगाओ, 44वें। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? किसी भी सदन द्वारा, सी नंबर। ठीक है, 24 में का सी नंबर, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय वित्त मंत्री, महान्यायवादी या महाप्रवक्ता? महान्यायवादी। ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। सामान्य विज्ञान के ना 5 क्वेश्चन पूछता है, तो ये विज्ञान लिखा गया होना चाहिए था, विज्ञान। सामान्य विज्ञान के यानी कि जनरल साइंस के ये 5 क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बी पे टिक लगाओ, हाइग्रोमीटर का। अच्छा बेटा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आ जाता है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में प्रदर्शित की जाती है? ज़्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं है यार, अगर कह दे बिछड़ जा तो बिछड़ जाए मेरे दोस्त। ये वाला जो है ना,
ए पे टिक लगा दो, ऑक्टेन संख्या इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो डी, ओ को क्या कहते हैं हम? सर्वदाता समूह कहते हैं। और एक पॉइंट और, विज्ञान के 5 क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, जैसे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आ गया, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? भाई एलपीजी गैस आप अपने घरों में यूज़ करते हो, ठीक है, ईंधन के रूप में, तो उसका नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद कर लो आज ही अभी, अगर किसी को याद ना हो तो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके सर याद कर लेंगे, तो कर ना लेंगे बेटे, कर ही लो। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, बी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए साइंस के 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये जो प्रारंभिक अंकगणित है ना, बहुत से बच्चों को ना इससे डर लगता है कि सर ये मुझसे नहीं आती। असल में सबसे इजी क्वेश्चन इसी के आते हैं, पर समय का विशेष तौर पे ध्यान देना, ठीक है। कभी एक क्वेश्चन में अटके रहो कि एक क्वेश्चन को 5 मिनट लगा दिए, बाद में करना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, बाद में कर लियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 955, 1027, 1075 को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में, देखो क्या दिया, प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो निम्न में से कौन सा x का गुणांक नहीं है? बी पे टिक लगाओ, 16 इज़ द राइट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ओके बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, 1 घंटे 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है? 1 घंटे 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है? देखो ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर आप बोल देना मुझे। चलिए 32वां जो है ना, इधर राइट ऑप्शन जो है बी नंबर पर टिक लगा दो आप, 7.292%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा, 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? 38, 40, 42, 44, 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? अब औसत वाले सवाल हैं भैया, परसेंट वाले, औसत वाले, गुणा भाग वाले, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो परसेंट का एवरेज के 2 क्वेश्चन हो गए, तो इसलिए परसेंट पढ़ो, एवरेज पढ़ लो, 2 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन खुद से करो अपने आप, मैं बता रहा हूँ उसका ऑप्शन, डी पे टिक लगाओ 44। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, एक पंसारी की लगातार 5 सप्ताह में 8,435 रुपये, 8,927 रुपये, 8,855 रुपये, 9,230 रुपये और 8,562 रुपये की बिक्री होती है। 6वें सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसतन बिक्री 8,500 रुपये की हो? अरे वाह क्या बात है सर, ऐसा क्वेश्चन तो दिमाग घुमाने वाला होता है। तो राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, 6,991 रुपये की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे पास, हल करो बेटा ज़रा 35 क्वेश्चन को करो सोल्व। 35वां क्वेश्चन सोल्व कर लो। सर कर लिया, तो बेटा जब कर लिया तो इसका ऑप्शन ही बता दो अब क्या आना चाहिए, क्या लग रहा है इसका ऑप्शन 35 में का क्वेश्चन का, जल्दी बताओ। ए पे टिक लगा दो, ठीक है, ए नंबर पे टिक लगा दो, 2.35 इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। घबराना मत, संधि विच्छेद पक्का और एक मुहावरा पक्का, इसलिए मुहावरा और संधि विच्छेद छोड़ना मत, ठीक है। धरेश का सही संधि विच्छेद है, सी पे टिक लगा दो, धरा प्लस ईस, ठीक है, बाकी सब धरे के धरे रह गए। क्वेश्चन नंबर 37 है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? बी पे टिक लगा दो, दीर्घ संधि है, ठीक है, ओके सर। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 38 है, खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खे खाना, खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या? खाने का लालची होना, बुरी दशा में रहना, आसान समझना, चालाक होना। तो खे खाना यार बुरी दशा में रहना, ये वाला ऑप्शन है इसका बी, 38 में का बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद, मदन, मयंक, अचल। तो ए नंबर पे टिक लगाओ अरविंद। काफ़ी छोटे क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर, अमर, अमृत, असुर। तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, अजर इज़ अ राइट ऑप्शन। सामान्य अंग्रेजी आ गई भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है आपसे, सिलेक्ट द मोस्ट, ठीक है, यानी कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट, ठीक है, प्राइट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड आइटम्स इन द गिवन सेंटेंस। अनु जम्प्ड द गन एंड एनोसेटेड देयर प्लान्स एट द डिनर टेबल। तो राइट ऑप्शन इज ए, सी पे टिक लगाओ, ठीक है यार। एक्टेड हेस्टली होना चाहिए, सी नंबर होना चाहिए। कौन से का? 41 में का सी नंबर, हाँ 41 में का सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं 42वां नंबर लेता हूँ।
Select the word which mean the same as the group of word given. A group of a people who have come together in the religious buildings for worship and prayer. Congratulation, crowd, throat और मल्टीट्यूड। तो यार इसका जो पहला नंबर है ना, हो सकता है 42 में का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा लग रहा है आपको, ए पे टिक लगा दो, ठीक है। कांग्रेगेशन, ठीक है, कांग्रेगेशन, ठीक है। आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। कोई वर्ड दे रखा है उसका बताना है तुम्हें। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ना 43 में का, वो राइट ऑप्शन है हमारा 43 का, ए नंबर टिक लगाओ, ठीक है, एग्रीएबल। ओके चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा पहले ना रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। 44 से 45 यानी कि 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। अब पहले ना ये पैराग्राफ पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। ये पैराग्राफ पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए ये पैराग्राफ पढ़ो, लो पढ़ो पैराग्राफ पहले, ठीक है। अब जो है ना इसके 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं, डायरेक्ट मैंने इसका आंसर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग्स, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है नो इट हैज़ एक्साइटेड सिंग लॉन्ग, ठीक है। और ये 2023 में आया हुआ पैराग्राफ है, ध्यान देना। क्वेश्चन 45 है, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज़ नॉट, ठीक है, मैंशनड इन द पैसेज, ठीक है। तो ट्विटर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं 44 से 45 तक, पहले पैराग्राफ पढ़ो फिर इसका आंसर दो, ठीक है। और आजकल हो सकता है कि कुछ पेपरों में 5 पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। ये ध्यान देना, पैराग्राफ से ही 5 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। किसी में 2 या 3 क्वेश्चन अलग से पूछता है और बाकी जो है 2 क्वेश्चन पैराग्राफ से पूछ लेता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर दिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम्हारे पास तर्क एवं तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 आ गया, 44 विद्यार्थियों की कक्षा में संजय दत्त तो है ही नहीं इसमें। 44 विद्यार्थियों की कक्षा में संजय राहुल से 9 स्थान आ गए। यदि राहुल का क्रमांक शुरू से 27वां हो तो संजय का क्रमांक अंत से क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको। 46 में का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, 27 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, 10 मार्च 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आपको पहले ऑप्शन पढ़ो फिर जो है हल करो उसको। 10 मार्च 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन तो था। दिन तो बढ़िया था, अच्छा था, पर कौन सा था ये पता नहीं चल लिया। पता करो बेटे, निकालो इसको, कब को हल करोगे भाई। ए नंबर पे टिक लगाओ, बुधवार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है रीजनिंग का, यदि ई बराबर 5 और होटल बराबर 12 है तो लैम का क्या कोड होगा। 28 7 10 27 28 7 10 28, तो बी पे टिक लगाओ 7, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 48 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दिया हमने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ो, थोड़ा सा पेचीदा है पर है बड़ा अच्छा। कथन दे रखा है, देखो ए शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा। कथन आर, देखो आर शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब ये बताओ जो पहला ऑप्शन है ए, वह है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ये वाला ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। बी ऑप्शन देखो ए गलत है लेकिन आर सही है। सी ऑप्शन देखो ए और बी, ए और आर दोनों सही है। ये बात बिल्कुल सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। डी नंबर ए और आर दोनों सही हैं पर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी पे टिक लगाओ, ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। वो तो करेगा ही, उनने देखो ए शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा, क्यों ठंडा, तो उनने बता दिया कि अधिक ऊंचाई पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 50 में है हमारा, निम्न में से विषम संख्या की पहचान कीजिए। तो इट इज़ अ राइट ऑप्शन कौन सा है, डी पे टिक लगाओ 90, विषम संख्या, क्योंकि बाकी संख्याएं 23 से विभाजित हो रही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ। अब आ गए हमारे पास करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। भाई करंट अफेयर्स जो मैं पिछले महीने 100 क्वेश्चन करवाए हैं और उन्हीं 100 क्वेश्चन में से करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर उस वीडियो को कवर कर लो, देख लो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है मेरे पास, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जल्दी बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, फास्टली सोच के, ठीक है। 7 यानी कि सी नंबर पर टिक लगा दो आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, इजराइल का,
ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 है, UTT 86 सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? सूरत में, बी पे टिक लगाओ, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? 54वां यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा, तो ए नंबर पे टिक लगा दो, गुजरात में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? एम मोहन को। सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ये तो पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया हमारा ए, एम मोहन को। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 है, ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भैया जसप्रीत बुमराह को, सी नंबर पे टिक लगाओ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ए नंबर जेनिक सिनर, बी नंबर अलेक्जेंडर जेवरेव, सी नंबर नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्फराज। तो ये जो नोवाक जोकोविच है ना, इसका भी एक टाइम था 2012-13 में सुपर हिट था ये, तो ये जेनिक सिनर, ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यार 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? बी पे टिक लगाओ, 139, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में विक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को, अक्षय कुमार को, विराट कोहली को, आयुष्मान खुराना को। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, आयुष्मान खुराना को, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। तो अधिकांश बच्चों का यही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, और यही ऑप्शन जो है राइट भी है 60 में का, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा, नेक्स्ट आता है मेरे पास, देखो सामान्य जागरूकता के ना 10 क्वेश्चन पूछता है। अब ये सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? वही जीके के होते हैं, इतिहास के होते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को मिला के जो है ना करंट वो जनरल अवेयरनेस बन जाती है, यानी कि सामान्य जागरूकता बन जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है मेरे पास, ब्यास सम्मेलन पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? चत्रा मृदगुल, आशा पूर्णा देवी, नाम बहुत शानदार है, प्रभा और मालती जोशी। तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, चत्रा मृदगुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 है, लखनऊ से वाराणसी के लिए पहली उड़ान सेवा का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, योगी आदित्यनाथ ने, द्रौपदी मुर्मू ने। तो सी नंबर पे टिक लगाओ, योगी आदित्यनाथ ने। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम। ए पे टिक लगा दो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 64 मैंने लिया, कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो लास्ट वाला ले लो, डी नंबर, यानी कि समलीपाल आंध्र प्रदेश, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। ये जो है ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 65 है, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? 4th, 5th, 6th, 7? भाई मुझे नहीं पता, आप खुद बताओ यार। वैसे सी नंबर होना चाहिए ना, हाँ सी नंबर द राइट, यही मैंने पढ़ रखा। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया? ये सी नंबर द राइट ऑप्शन, ठीक है। 65 में का सी नंबर लगा दो बेझिझक, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? देखो जरा, ऑप्शन ए है जन जन साक्षर, बी नंबर है जनगणना, सी नंबर है मताधिकार, डी नंबर है संपूर्ण अभिमान। तो अधिकांश बच्चों का ऑप्शन ये रहेगा डी नंबर, बट होता नहीं है, ये है जन जन साक्षर, ठीक है, ओके। अरे आप इंटेलिजेंट हैं, आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई है ही नहीं भाई। पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया?
पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी में, मदुरै में, रुड़की में, कोहिमा में। ऑप्शन चारों पढ़ो और इस ऑप्शन का आप खुद बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ए नंबर पे टिक लगा दो, गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में लेता हूँ। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? ठीक है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो आप, 1974। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है। बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर बनाया है। नहीं, गाने गाकर होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत दे रखा है। बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने बनाया है, चलो जैसे भी है, तो इज़ अ राइट ऑप्शन समीर अंजान। ठीक है, समीर अंजान। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? बी नंबर पे टिक लगाओ, गोवा इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। हरदौल कथा विशिष्ट के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। हरदौला कथा, मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज। क्या लग रहा है आपको? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन पढ़ना और समझना और पेपर में करके आना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप तैयार भी करो यार। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट ऑप्शन है हमारा, कौन सा लग रहा है? आप तुम खुद बताओ यार, मुझे पता नहीं है, आप खुद बताओ। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन बताओ। बी पे टिक लगा दो, बेझिझक, बुंदेलखंड। ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अब जरा थोड़ा ध्यान करना भाई। अब पहले ना ये गद्यांश पढ़ लो अच्छे से। दिख रहा ना गद्यांश? ये जूम करके पढ़ो, 1080 में वीडियो चलाओ और जूम कर लो। ठीक है, हमारे यानी कि बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले ना पढ़ लो ये। ठीक है, पढ़ो। पढ़ लिया? देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। तो पहले ये पढ़ लो। पढ़ लिया? ठीक है, चलिए अब ये आगे पढ़ो। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें वह ना कर सके। ये बात बिल्कुल सही लाइन बोली है। ये लाइन देख रहे हो, जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह ना कर सके। ये बहुत ही मस्त लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में देखो जरा। पढ़ लिया? ठीक है, अब जीवन की सफलता की पहली पीढ़ी कौन सी है? आत्मनिर्भर बनना। देखो यहीं से सारे क्वेश्चन आप हल कर दोगे। ऑप्शन दे रखे होंगे 4, लेकिन मैंने ये, ठीक है, टाइम भी बचा और खाली मैंने ऑप्शन लिए हैं। आत्मनिर्भर बनना। अच्छा, शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? ठीक है, ढूंढो। शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं। इसे राइट ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे इसके, पर मैंने राइट ऑप्शन ही लिए हैं बस खाली। ठीक है, अच्छा ये बताओ, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? आत्मनिर्भरता और आत्मबल। अच्छा ये बताओ, स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? निस्वार्थ, गतिहीन। अच्छा, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं स्त्रीलिंग। सफलता क्या है? स्त्रीलिंग। कार्य पुल्लिंग और आत्मनिर्भरता स्त्रीलिंग। इज राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, चारों में से एक ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यह वाला स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। फिर से एक गद्यांश आ गया 76 से 80 तक, यानी कि 10 नंबर के 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। पैराग्राफ पढ़ लें और उनके आंसर देने। पढ़ो। मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित वेद थे और संघमित्र समस्त, ठीक है, उपाधियों के विमुक्त भिक्षु। आहा, पढ़ो। पढ़ा पहले पैराग्राफ, पढ़ो अच्छे से। दोनों ही 2 विपरीत तटों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। अच्छा पढ़ो, ये पढ़ो। पढ़ो बेटा, बैठो मत, पढ़ो। पेपर आने वाला, अच्छे से तैयारी करो, छोड़ो मत। अब क्वेश्चन नंबर 76 का पहला क्वेश्चन, यानी कि इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन पूछा गया, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? ठीक है, तो संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। देखो लिखा हुआ होगा पर राइट ऑप्शन है। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? मित्र होते हुए भी दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। अरे यार, ये क्वेश्चन पहले पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो, पर ध्यान देना,
समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, समझ गए। तो समय पे ध्यान देना है आपको। अच्छा ठीक है, चलो मैं आगे वाला क्वेश्चन लेता हूँ। 77वां हो गया। 78वां क्वेश्चन लेता हूँ। देखो, जीवन की संपत्ता और दीर्घायुष्म में किसका विश्वास था? जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन होगा इसमें मृत्युंजय का, ठीक है। ओके, राइट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79 है। आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? मृत्युंजय का, ठीक है। व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है बी और सु, ठीक है। क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है बी और सु। चलिए, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला देखते हैं, एक चार्ट दे रखा होगा, एक ग्राफ दे रखा होगा, ठीक है। तो पहला जो है ना, दिया गया पाई चार्ट एक वर्ष के दौरान वे यानी कि भिन्न खेलों पर एक देश के व्यय को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए, विभिन्न खेलों पर खर्च, बास्केटबॉल, टेनिस, अन्य 10% है, हॉकी 15% है, फुटबॉल 15% है, गोल्फ 12% है, क्रिकेट जो है ना वो 25% है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1,50,00,000 है, तो क्रिकेट और हॉकी पर एक साथ खर्च की गई राशि कितनी थी? जल्दी बताओ बेटे, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? तो 81 में का ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। तो ये 60 लाख हो रहा नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, ए नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि रुपये, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,20,00,000 बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया? जल्दी बताओ बेटे, बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया इनमें से? तो 82 में का राइट ऑप्शन है, डी पे टिक लगा दो आप, ठीक है। 15,60,000। देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 15,60,000, ठीक है। डी नंबर पर टिक लगाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 हमारा आ जाता है। ध्यान देना, फुटबॉल पर इसका जो राइट ऑप्शन मैंने बताया 82 में का, वो कौन सा राइट ऑप्शन है? 82 का, जल्दी बताओ। हाँ, डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। इसी तो लगाया था डी नंबर, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। फुटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि का हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि से संबंध अनुपात था। तो राइट ऑप्शन इसका बी नंबर होना चाहिए, 1:1, ठीक है। 83 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर, 1:1। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा आ गया। टेनिस के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री है? 36 डिग्री है भाई। 84 में का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, 36 डिग्री है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 है। दिए गए वर्ष के दौरान सबसे ज़्यादा राशि किस खेल पर खर्च की गई? हॉकी पर, गोल्फ पर, फुटबॉल पर या क्रिकेट पर? जल्दी बताओ, दिए गए वर्ष के दौरान सबसे ज़्यादा राशि किस खेल पर खर्च की गई? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना, राइट ऑप्शन जो है डी पे टिक लगा दो आप, क्रिकेट पर, ठीक है। ओके। अच्छा, निर्देश दे रखे हैं, देखो, निम्नलिखित ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें और सही उत्तर दें 86 से 90 तक। पहले एक ग्राफ देख लो, देख ली? ओके, चलिए सर, ये ग्राफ देख ली। अब क्वेश्चन जो है दिखवा दो। लो सर, क्वेश्चन देखो बेटा आप ग्राफ के। देखो, भोजन पर खर्च, ठीक है। पहले ना ग्राफ पढ़ लो आप सही करके। तो ग्राफ में देखो, भोजन दे रखा है 20, बचत 12.5, कपड़ा, आवास, शिक्षा, परिवहन, अन्य। तो जो बंदे ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया ताकि आप लोग आसानी से सोल्व कर सको इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 86 है। भोजन पर खर्च कुल आय का कितने प्रतिशत है? जल्दी बताओ। डी नंबर पे टिक लगाओ, 20%, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 है। कपड़ों पर किया गया खर्च बचत पर की गई राशि का कितने प्रतिशत अधिक है? कपड़ों पर किया गया खर्च बचत पर की गई राशि का कितने प्रतिशत अधिक है? तो राइट ऑप्शन है बी पे टिक लगाओ, ठीक है। इज़ अ राइट ऑप्शन बी नंबर, 2.5%। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 88 है। यदि 2000 के दौरान परिवार की कुल आय 1 लाख, 2, 2, 4, 1, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख थी, तो उस वर्ष परिवार की बचत थी। यार, उस वर्ष परिवार की कितनी बचत थी? सी पे टिक लगा दो, ठीक है, 12,500। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 है। परिवहन पर यानी कि परिवहन पर परिवार का कुल खर्च निम्नलिखित में से
किस खर्च के बराबर है, बचत के, कपड़े के, भोजन के या अन्य के। तो 89 का सबसे सिंपल सा ऑप्शन है, सी पे टिक लगा दो, भोजन के बराबर है। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अच्छा, परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है, आवास, कपड़े, परिवहन या अन्य। तो आवास होना चाहिए, इज अ राइट ऑप्शन 90 का, ए पे टिक लगा दो, आवास। ठीक है। अच्छा, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण के 10 क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो निर्देश दे रखे हैं, देखो निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ओके ओके, तो पहले ना इस तालिका को पढ़ लो। देखो राज्य हमें दे रखा है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत, पी का 35, क्यू का 25, आर का 24, एस का 19, टी का 15 है। पुरुष और महिला का अनुपात गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है, तो मेल और फीमेल का तो 5:6 है, फिर 3:5, 1:2, 3:2, 5:3। ऐसे पुरुष और महिला का अनुपात गरीबी रेखा के ऊपर दे रखा 6:7, 4:5, 2:3, 4:3, 3:2। तो इस टेबल को ना अच्छे से तैयार देख लो। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेता हूँ, देखो खुद से बताना है इसका आंसर। यदि राज्य आर के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जनसंख्या 1.9 करोड़ है, तो राज्य आर की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो 51 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, 6.25 करोड़। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 92 है, राज्य एस में गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि ये ज्ञात हो कि राज्य एस की जनसंख्या 7 करोड़ है। तो 92 का राइट ऑप्शन है, डी पे टिक लगाओ, 2.43। ठीक है, करोड़। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 93 है, यदि राज्य पी के लिए गरीबी रेखा से नीचे की महिला आबादी 2.1 करोड़ है, तो राज्य पी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जनसंख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा मामला पेचीदा भाई। तो देखो ऑप्शन 2.1 करोड़, 2.7 करोड़, 3.3 करोड़ एंड 3.7 करोड़। तो 93 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, 3.3 करोड़। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन ये 3.3 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 हमारा आ जाता है, यदि राज्य क्यू के लिए गरीबी रेखा से नीचे वाले पुरुषों की जनसंख्या 2.4 करोड़ है और राज्य टी के लिए 6 करोड़ है, तो राज्यों क्यू और टी की कुल जनसंख्या किस अनुपात में है। तो 94 का राइट ऑप्शन पे टिक लगाओ, बी 2.5, 2:5, 2:5। ठीक है, ठीक है, 2:5। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 95, किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो यार 95 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, टी। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर से पढ़ो, निम्नलिखित तालिका को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें 96 से 100 तक। निम्न तालिका में से एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत दिया गया। ब्रैकेट में नंबर, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक हैं। ठीक है, चलो पहले ये चार्ट पढ़ लो, ग्राफ पढ़ लो। स्टूडेंट दे रखे हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। तो आयुष, अमन, सजल, रोहित, मुस्कान, तन्वी, तरुण। देख लिए पूरी तालिका, देख ली। चलो आप क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। भौतिकी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। दशमलव के 2 अंकों तक ही बताना है आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बताना। तो भौतिकी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। तो यार क्या होने चाहिए, 96 का राइट ऑप्शन कौन सा है, बी पे टिक लगा दो आप, 89.14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, सभी विषयों में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कितनी संख्या है। 2, बी पे टिक लगा दो। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 98, सभी 6 विषयों में सजल द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग क्या था। तो ये तो तुम आसानी से बता दोगे है भाई, ये ना बतेगा ये भी, अरे बता दोगे। 98 का इज राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो आप, 449। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है 99, किस विषय में कुल प्रतिशत सर्वश्रेष्ठ है। ए पे टिक लगा दो, मैथ पे। ठीक है, अच्छा ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन आ गया मेरा, तरुण का कुल प्रतिशत कितना है। तरुण का कुल प्रतिशत कितना है, इज़ अ राइट ऑप्शन 60%। ठीक है, तो ये मैंने पूरे के पूरे आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए, यानी कि एक यूपीएससी ट्रिपल सी यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पैट क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पूरा सोल्व करवा दिया। यानी कि बता दिया जो क्वेश्चन सोल्व करने के हैं वो खुद से करो, जैसे ग्राफ के, तालिका के। ग्राफ और तालिका अगर आपको नहीं आ रही है तो लेक्चर देखो, अपनी बुक खोलो, वहाँ से पढ़ो, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले सोल्व करो, उसके बाद धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ो। आसानी से सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, क्योंकि एग्जाम पेपर में ग्राफ और तालिका के इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। ठीक है, और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन ऐसे तैयार होने चाहिए कि कहीं से भी करंट अफेयर्स पूछ ले आप करके आओ, क्योंकि यहीं पे नंबर कटते हैं करंट अफेयर्स वगैरह में। ठीक है, बाकी पैराग्राफ जितने भी आते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर देते हो। समझ में आया। चलिए,
तो अच्छे से तैयारी करो, इस पेपर के सारे क्वेश्चन को नोट करो, समझो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।